Alright, so we will go ahead with more problems. कल हमने थ्योरी पार्ट इस चैप्टर का ख़त्म कर दिया था, तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अगेन जो बचे हुए हमारे क्वेश्चंस थे। तो एग्जाम्पल 1.7 और फ्लाईव्हील। वैसे फ्लाईव्हील डिस्क होता है, लेकिन जिसको फ्लाईव्हील नहीं पता है उसके लिए बताया कि फ्लाईव्हील होता क्या है। लिखा है क्वेश्चन में, और फ्लाईव्हील इज अ मैकेनिकल डिवाइस स्पेसिफिकली डिजाइन टू इफिशिएंटली स्टोर रोटेशनल एनर्जी। तो फ्लाईव्हील एक डिवाइस है जिसमें रोटेशनल एनर्जी स्टोर कर सकते हो, ऐसा बोला है फॉर अ पर्टिकुलर मशीन। तो ये फ्लाईव्हील मशीन के अंदर तुम लगाते हो, तो एक किसी पर्टिकुलर मशीन के लिए इट इज इन द फॉर्म ऑफ 20 किलोग्राम डिस्क। तो एक मशीन में जो फ्लाईव्हील है ये एक यूनिफॉर्म 20 किलोग्राम का डिस्क है। डिस्क, इंपॉर्टेंट वर्ड, डिस्क ऑफ डायामीटर 50 सेंटीमीटर, able to rotate about its own axis, able to rotate about its own axis. Calculate its kinetic energy when rotating at 1200 rpm. तो जब ये 1200 revolutions per minute की स्पीड से घूम रहा होगा तब उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है आपको। यूज पाई स्क्वायर इक्वल टू 10। कैलकुलेट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस इट इज रोटेटेड अबाउट अ टैंजेंट इन इट्स प्लेन। वेरी गुड। तो पहले तो क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है वो अच्छे से देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो फ्लाईव्हील है ये डिस्क है, इसका मास है 20 किलोग्राम। तो मास 20 किलोग्राम दिया हुआ है। शुरू में इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस और डायामीटर था 50। तो डायामीटर आपको दिया हुआ है d इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस मिल जाएगा आपको 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को यहीं पे कन्वर्ट कर लेंगे तो 25 × 10⁻² मीटर। कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन रोटेटिंग एट। तो शुरू में वो रोटेट हो रहा था 1200 आरपीएम पे। आरपीएम मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट होता है। इसको आप कन्वर्ट करोगे रिवोल्यूशन पर सेकंड में, तो डिवाइड बाय कर लोगे 60 रिवोल्यूशंस पर सेकंड, आरपीएस। ये हो गया 1 और ये हो गया 20 तो 20 आरपीएस। एन मिल गया तो आपको ओमेगा मिल जाएगा। तो ओमेगा होता है 2 पाई एन। तो 2 पाई इंटू एन, एन कितना है 20 है, तो 2 पाई इंटू 20 कितना हो गया 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। पाई स्क्वायर की वैल्यू आपको बोला है 10 यूज करने के लिए, और आपको फाइंड करने के लिए बोला है काइनेटिक एनर्जी। पहले केस में बोला है कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो ऐसा बोला है नंबर 1। नंबर 2, कैलकुलेट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस इट इज रोटेटेड अबाउट अ टैंजेंट इन इट्स प्लेन। पहले वो रोटेट हो रहा था अबाउट इट्स ओन एक्सिस, और आप बोल रहे हैं कि इट इज रोटेटिंग अबाउट टैंजेंट इन इट्स प्लेन। तो दूसरे केस में फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टैंजेंट। तो केस 1 में याद रखो, मैं ड्रॉ ही कर देता हूं। केस 1 में यह जो फ्लाईव्हील है और फ्लाईव्हील डिस्क है, ऐसा क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया है। तो पहले केस में जब काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए बोला है आपको, तो उस केस में इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, और जब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए बोला है तो इट इज रोटेटिंग अबाउट टैंजेंट इन इट्स प्लेन। ऐसा सही है ना? गलत है, गलत है। क्यों गलत है? ये टैंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन था, उन्होंने बोला टैंजेंट इन इट्स प्लेन, मतलब ऐसा टैंजेंट आएगा। ओके, तो क्वेश्चन अच्छे से देख लेना कि क्वेश्चन में क्या बोला है, उसके हिसाब से ही डायग्राम्स आएंगे। सही है, बराबर, गुड। तो अभी देखते हैं पहले कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। सिंपल, पहले केस में आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और पहले केस में आई आएगा एम आर स्क्वायर बाय 2, क्योंकि पहले केस में द डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो वो होता है mr² बाय 2। तो पहले केस के लिए ऐसा होगा। दूसरे केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टैंजेंट इन इट्स प्लेन। याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो अब मैं डिराइव करके देता हूं आपको, लेकिन आपको याद होना चाहिए। आपको याद है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायामीटर। ये डायामीटर हो गया, ये टैंजेंट हो गया। याद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायामीटर क्या होता है? भूल गए? IC/2 क्या होता है? IC/2 होता है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाया था ना हमने,
आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, आई जेड था आई सी, आई एक्स और आई वाई था आई डी आई डी, तो आई डी प्लस आई डी 2 आई डी, आई सी इक्वल टू 2 आई डी, आई सी इक्वल टू 2 आई डी, तो आई डी क्या आ गया आई सी बाई 2, तो ये आई सी बाई 2। लेकिन आई सी अभी मैंने लिखा डिस्क का आई सी क्या है एम आर स्क्वायर बाई 2, तो बाई 2 और 2 कितना हो गया बाई 4, तो आपको डायामीटर के अबाउट मिल गया। आपको चाहिए था किसके अबाउट टेंजेंट, टेंजेंट तो डायामीटर क्या है पैरेलल है, तो कौन सा थ्योरम लगाओगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो H इक्वल टू आर। याद है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या था, डू यू रिमेंबर व्हाट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है क्या याद, पैरेलल एक्सिस थ्योरम याद है क्या, हाँ ना, यस। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या था आई टी इक्वल टू आई डी प्लस एम एच स्क्वायर, आई टी इक्वल टू आई डी, लेकिन आई डी क्या है एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस क्या लिखोगे एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर कितना होता है 5/4 एम आर स्क्वायर, तो ये मिल गया आपको फॉर्मूला 5/4 एम आर स्क्वायर। हर बार हम लोग डिराइव नहीं कर सकते, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको याद होगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है आपसे, तो याद रखो। तो सॉल्यूशन अभी सिंपल है, सिर्फ आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो पहले केस में काइनेटिक एनर्जी चाहिए था, वो था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई है एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये बन गया आपका 1/4 क्योंकि 2 into 2 is 4 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1/4। मास आपको दिया हुआ था कितना मास 20 किलोग्राम, आर कितना आया 25 into 10⁻², 25 into 10⁻² होता है 1/4, कितना होता है 1/4, क्यों होता है पता है, ये 25 और 10⁻² नीचे आएगा क्या होगा 100, ये नीचे आएगा ना 10⁻² नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, यस, तो क्या हो जाएगा 100, तो 25/4 कितना होता है 1/4, तो ऐसा लिख सकते हैं ना इसको, तो ये आ गया 1/4, तो मैं 1/4 ही लिख लेता हूँ, मुझे स्क्वायर करने में इजी आएगा, तो आर स्क्वायर मतलब 1/4 का स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू कितनी आई 40 पाई, तो 40 पाई का स्क्वायर हो गया। तो देखो ऐसा है, ये है 20, 4 स्क्वायर है 16 4 का 64, 40 का स्क्वायर मतलब 40 इंटू 40 इंटू पाई स्क्वायर, बराबर बराबर एकदम बराबर, गुड। 4 10 जा 4 16 जा, 4 10 जा 4 4 जा, वेरी गुड। 1 जा 5 जा, 10 और 10 क्योंकि पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या बोली है 10, तो क्या हो गया 5000 जूल, 5000 जूल का काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है। तो चेक कर लेते हैं आंसर क्या दिया हुआ है, आंसर भी यही होना चाहिए, कैलकुलेशन तो करेक्ट है हमारे, तो आंसर भी करेक्ट है 5000 जूल आंसर आ गया, हो गया पार्ट 1 खत्म। अब पार्ट 2, इस क्वेश्चन का पार्ट 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टैंजेंट, ये फॉर्मूला था 5/4 एम आर स्क्वायर, 5/4 एम है 20, आर है 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर कर लेंगे, बराबर। तो देखो क्या होगा, बहुत सिंपल है, दिस इज 100 अपॉन 4 1/16, सही है, तो कर लो इसको, 1 जा 25 जा, हो गया। 25/16 कितना होता है पता है, 25/16 नहीं पता, 25/16 नहीं पता, नहीं, अरे नहीं, 1 point something, what is 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, हमारे पास 25 है, ये 16 और 32 के बीच में है, तो 1.5 के आसपास आंसर आएगा, 1.5 समथिंग आएगा ये। तो देखो अभी क्या आता है 25/16,
1.5625, तो आ गया ये 1.5625 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। हो गया, खत्म, क्वेश्चन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 1.8, अ स्पेरिकल वाटर बलून इज रिवॉल्विंग एट 60 आरपीएम। हमारे पास एक स्पेरिकल वाटर बलून है जो 60 आरपीएम पे रिवॉल्व हो रहा है। इन द कोर्स ऑफ टाइम 48.8% of water leaks out. With what frequency will the remaining balloon revolve now? Neglect all non-conservative forces. और क्या सही टाइम है क्वेश्चन आने का, क्योंकि हम लोग अभी ऑलमोस्ट मार्च में ही है, मतलब थोड़े दिन में होली आएगी। होली में बलून गुब्बारे में सब पे पानी भर के एक दूसरे को मारता है, कोई लोग उससे खेलते भी है, छोटा सा पिंच होल करते हैं, उससे पानी बाहर निकलता है, पता है ना। हाँ, तो थोड़ा रिलेट कर पाओगे। एक गुब्बारा है, पानी का भर लिया और उसमें छोटा सा होल है, तो पानी बाहर आएगा, पानी बाहर आएगा तो मास कम होते जाएगा। नहीं, वो फूटे, वो डिपेंड करता है, ऐसा जरूरी नहीं फूटेगा, वो डिपेंड करता है। ट्राई करके देखना, थोड़ा सा पिंच होल करना, एकदम जोर से मारोगे तो फूट नहीं वाला है ना वो, पर एकदम हल्का सा पिंच होल करना, उसमें से पानी बाहर लीक होगा, पानी लीक होगा तो मास कम होता जाएगा। उसी टाइप का क्वेश्चन है। हमारे पास एक स्पेरिकल वाटर बलून है which is revolving at 90 rpm। तो गिवन पैरामीटर में आपको इनिशियल फ्रीक्वेंसी दिया है। इनिशियल फ्रीक्वेंसी को तुम n1 बोल दो, ni बोल दो, तुम्हारे ऊपर है, मैं n1 बोल देता हूँ। 60 rpm, 60 rpm का मतलब होता है कि 1 मिनट में 60 चक्कर, तो 1 सेकेंड में 1, तो 60/60 rps, तो हो जाएगा 1 rps। यहां से तुमको ओमेगा इनिशियल मिल जाएगा। मैं फिलहाल लिख नहीं रहा क्योंकि मुझे ओमेगा की जरूरत पड़ेगी नहीं, मैं बताता हूं क्यों। और इन द कोर्स ऑफ टाइम 48.8% वाटर लीक्स आउट। 48.8% लीक आउट हो गया तो बचा कितना? 51.2%। 100% में से अगर 48.8% गया तो बचा कितना? 51.2%। किसका 51.2%? इनिशियल मास का। अगर मेरे पास पहले 100 ग्राम पानी था, उसमें से अब अगर 48.8 गया तो बचा कितना? 51.2। तो हमेशा फाइनल मास इज 51.2 इन टर्म्स ऑफ इनिशियल मास, ऐसा होता है। तो यहां से तुमको रेशियो मिल जाएगा m2 इक्वल टू 51.2/100, क्योंकि परसेंटेज को तुमको कन्वर्ट करना होता है तो डिवाइड बाय 100 करते हो m1। तो यहां से तुमको रेशियो मिल गया m2/m1 इक्वल टू 51.2/100। इसको याद रखना आप। गुड। अब आगे बोला है विथ व्हाट फ्रीक्वेंसी विल द रिमेनिंग बलून रिवॉल्व नाउ। तो रिमेनिंग बलून तो मैं यहाँ पे ड्रॉ ही कर देता हूँ। पहले बलून था जिसका मास m1 था, फिर 51.2% मास बचा, बाकी लीक आउट हो गया, तो अभी बलून का साइज छोटा हो गया। तो अभी पूछा है कि कितनी फ्रीक्वेंसी से रिवॉल्व होगा। n1 दिया है, ये मास m1 था, n2 पूछा है आपसे। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा एक चीज याद रखना, आगे भी आएंगे, बलून है, अर्थ है, प्लैनेट है, वो रिवॉल्व हो रहा है लेकिन उसका मास कम हो गया, उसका रेडियस कम हो गया। ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं ना, मास कम होना, रेडियस कम होना, यहाँ पे हमेशा यूज करना होता है कॉन्जर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो फॉर्मूला आपको मिलेगा एंगुलर मोमेंटम कॉन्जर्वेशन से, और आपको फाइंड करना था n2। तो जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आए, सीईटी में आए या कहीं पे भी आए, साइज छोटा बड़ा हो रहा है ऑब्जेक्ट का, तो उस केस में हमेशा कॉन्जर्वेशन। हाँ, लेकिन एंगुलर मोमेंटम कॉन्जर्वेशन कब? जब रिवॉल्विंग बॉडी हो। यहाँ पे रिवॉल्व हो रहा है, क्लियरली बोला है, तो यहाँ पे आप अप्लाई करोगे कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो कॉन्जर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कॉन्जर्वेशन हमको क्या बताता है? वो हमको बोलता है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। और अगर आपको याद होगा, हमने एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला डिराइव किया था L इक्वल टू I ओमेगा। तो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो I1 ओमेगा 1 इज 2 पाई N1, I2 ओमेगा 2 इज 2 पाई N2। 2 पाई हो गया कैंसल।
तो आपको क्या चाहिए N2, तो N2 क्या आएगा I1 बाय I2 इंटू N1। इसमें से हमारे पास सिर्फ N1 है, I1 I2 पता नहीं, तो I1 I2 कैसे फाइंड करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो अब I1 और I2 कैसे फाइंड करेंगे, आपको याद है बलून मतलब स्फीयर और उसके अंदर पानी है तो सॉलिड स्फीयर। आपको याद है सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, सॉलिड स्फीयर का याद आ रहा है 2/5 mr²। अगर नहीं भी याद होता, इतना तो याद होता ना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है mr² पे, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू mr²। अगर मुझे I1 बाय I2 चाहिए, मुझे अगर I1 बाय I2 चाहिए तो मुझे M1 बाय M2 R1 बाय R2 का स्क्वायर। सही है, पक्का। अब देखो ऐसा है कि M1 बाय M2 तो हमको पता ही है ना, M1 बाय M2 पता है, क्या नहीं पता R1 बाय R2। तो एक काम करता हूँ ना, इतना बड़ा हो ही गया, इसको सॉल्यूशन ही लिख देता हूँ। कहाँ फॉर्मूला अलग बनाते बैठेंगे, चलो ठीक है, गुड। अब ये R1 बाय R2 कैसे निकालोगे, तो यू हैव टू थिंक। हमको पता क्या है, मास, मास रेडियस पता है क्या, नहीं, लेकिन इतना तो पता है ना कि जब पानी निकलेगा तो मास के साथ साथ रेडियस भी कम होगा। तो ये कैसे करेंगे, आपको पता है डेंसिटी, डेंसिटी पता है क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या आ गया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वेरी गुड। वॉल्यूम क्या होता है ये पता है स्फीयर का, 4/3 πr³ रू। अब पानी था, पानी बाहर आ गया, अंदर वापस से क्या बचा, पानी, तो डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट। डेंसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि दोनों बलून में क्या है, अंदर पानी है। तो 4π/3 और डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो मास किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस के क्यूब पे। ओके, चाहिए तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। देखो कुछ क्वेश्चन होते हैं ना वो डायरेक्टली नहीं सॉल्व होते, तुमको घुमा घुमा के यू हैव टू फाइंड फॉर्मूला, क्योंकि ऐसे फॉर्मूला डायरेक्टली तुमको मिलने तो नहीं वाले हैं। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से हमको मिल गया N1 I1 इक्वल टू N2 I2, तो N2 इज I1 बाय I2 इंटू N1। N1 पता है, I1 बाय I2 पता नहीं, लेकिन I किस पे डिपेंड करता है, मास इंटू रेडियस के स्क्वायर पे। तो I1 बाय I2 क्या आएगा, M1 बाय M2 R1 बाय R2 का स्क्वायर। अभी ये तो पता है लेकिन ये पता नहीं, अभी उसको ढूंढेंगे। R1 R2 कैसे ढूंढोगे, मास इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, क्योंकि मास पता था, बाकी सब कांस्टेंट है, तो मास किस पे डिपेंड कर रहा है, R³ पे। तो मास M इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, R³। अगर मैं क्यूब रूट ले लेता हूँ, क्यूब रूट, तो क्या हो जाएगा, m⁻⁴ प्रोपोर्शनल टू R। तो मुझे बताओ R1 बाय R2 क्या आ जाएगा, M1 बाय M2 1/3। इक्वेशन नंबर 3 करेक्ट है यहाँ तक। अब ये इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 I1 बाय I2 M1 बाय M2 और R1 बाय R2 का स्क्वायर। लेकिन R1 बाय R2 खुद क्या आया, M1 बाय M2 रेज टू 2/3 आ गया, बराबर आ गया, पक्का पक्का। ओके, तो यहां से ये भी M1 बाय M2 है, लेकिन ये पावर 1 है, ये पावर 2/3 है, तो इसको लिख सकते हैं कि हम लोग I1 बाय I2 इक्वल टू M1 बाय M2। इसका पावर कितना था, 1, इसका कितना है, बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर का क्या करते हो, एडिशन करते हो, ऐसे ही होता है ना। तो क्या आ गया, I1 बाय I2 इक्वल टू M1 बाय M2 5/3। वेरी गुड। इक्वेशन नंबर 4, अभी इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 4 N2 इक्वल टू I1 बाय I2, लेकिन I1 बाय I2 क्या आया, M1 बाय M2 रेज टू 5/3 इंटू N1 बन गया फाइनल फॉर्मूला। अब सिर्फ इसमें तुमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, N2 इक्वल टू M1 बाय M2, M1 बाय M2 मतलब
100 अपॉन 51.2, तो इसको लिख सकते हो 100 अपॉन 51.2 रेस टू क्या आएगा, रेस टू क्या आएगा 5/3 n1। अब देखो ऐसा है, यहाँ पे ध्यान दो, ध्यान दोगे तो बहुत अच्छे से समझेगा, क्योंकि कैलकुलेशन में अटक जाते हो। 100 है मुझे पता है, मैंने जानबूझ के 1000 लिखा है, आई नो इट इज 100। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं ये डेसिमल ना, डेसिमल यहाँ लिखने वाला हूँ। 100/51.2 था, 51.2 को 5.12 इंटू 10⁻²। मैं गड़बड़ कर रहा हूँ ताकि तुम एग्जाम में मत करो। इधर नहीं जाएगा डेसिमल, इधर आएगा। नहीं समझ में आया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा तुमको समझा वैसा लिखते हैं। यहाँ तक ठीक। इसको मैं 100 लिख लेता हूँ अपॉन, मैंने डेसिमल हटा दिया तो 10⁻⁻1, ये ऊपर जाके क्या बनेगा, बस मैंने वही तो लिखा था। अब वो क्यों लिखा था, मुझे कैलकुलेशन करने का बहुत कंटाला आता है, इसके लिए। ये 5/3 है ना, तो मैं इसको ऐसा लिखूँ क्या, 1/3⁵ चलता है ना, हाँ चलता है, इंटू n1। मैं ना लॉग टेबल नहीं यूज करता हूँ, तो आई जस्ट डोंट लाइक इट। ये 1000 मतलब क्या, 10⁻3, वेरी गुड। 512, 2 का स्क्वायर 4, वेरी गुड। 2 का क्यूब 8, 2⁻4 16, 2⁻5 32, 2⁻6 64, 2⁻7 128, 2⁻8 256, 2⁻9 512। और ये सारे आपके मोबाइल के रैम या मेमोरी कार्ड के MB के साइज होते हैं। 2 4 8 16 32 64 128 256 MB GB जो भी बोलो, 512। तो 512 आ गया 2⁻9, क्या आ गया 2⁻9 1/3, और इस पूरे का ⁻5 इंटू n1। अब ऐसा क्यों किया होगा, तुमको समझ में आ गई होगी बात, आ गई कि समझ में बात। 10⁻3 और 1/3 कैंसल, 2⁻9/3, वेरी गुड। इसका पावर 5 करेंगे, इंटू क्या करेंगे n1, तो ये तो 10 बच गया, तो n2 इक्वल टू 10। 2⁻9/3, 9/3 कितना कितना 3, वेरी गुड। 2⁻3 कितना 8, इसका पावर करेंगे 5, कर लेंगे वो, कोई बात नहीं। n1 अभी फाइनली मैं n1 की वैल्यू डाल देता हूँ। n1 कितना था 1 RPS, 1 RPS, गुड। अगर RPM में डालना तो 60, RPS में लिखना है तो 1, तो मैं फिलहाल 60 लिख देता हूँ। 60 लिखूंगा तो आंसर किस में आएगा, RPM में। चलो ठीक है, दोनों फाइन कर लेते हैं, 4 and 5। अरे आपको 5/4 पता कितना होता है, 5/4 1.25 कितना होता है 1.25, 1.25। चलो एक काम करता हूँ ना, देखो बताता हूँ, 5/4 कितना आ गया, अरे 5/4 कितना आ गया, इसका पावर कितना लिखना है 5, 3 इंटू 60 किया तो RPM में, RPS में इतना ही आएगा, RPS में इतना ही आएगा, क्योंकि RPS में ये वैल्यू कितनी थी 1। RPM में करना हो तो कितना आएगा 183.1, 183.1, तो 183.1 ये आ गया RPM में, और RPS में 3.052 ऐसा कुछ आंसर है ना, 3.052, तो 3.052 RPS। पता है आपको आंसर यही है, 3.052 RPS। हो गया क्वेश्चन, बढ़िया था, हाँ गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 1.9, अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये।
अ सीलिंग फैन हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये सीलिंग फैन है जो यहाँ घूम रहा है, तो ये सीलिंग फैन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, अटेन्स इट्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 आरपीएम। मतलब बटन चालू करने के बाद कुछ टाइम के बाद जो उसका मैक्सिमम स्पीड है वो है 60 आरपीएम, और ये मैक्सिमम स्पीड कितने टाइम में आया, 2 पाई सेकेंड्स में। कैलकुलेट इट्स पावर रेटिंग, तो उसका पावर रेटिंग फाइंड करो, मतलब पावर फाइंड करो। अब अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता कोई बात नहीं, हम लोग फाइंड कर लेंगे, डिराइव कर लेंगे। तो पहले तो गिवन पैरामीटर में क्या क्या दिया है वो देख लो। इनिशियल फ्रीक्वेंसी 0 है, इनिशियल स्पीड भी 0 है, फिर हमने बटन चालू कर दिया उसका, वो घूमने लगा और घूमते घूमते उसका फाइनल फ्रीक्वेंसी हो गया 60 आरपीएम, मतलब 1 आरपीएस, 60/60। तो ओमेगा फाइनल ये हो गया 2 पाई एन फाइनल। तो ओमेगा फाइनल ये आ गया 2 पाई, क्योंकि एन फाइनल की वैल्यू कितनी है, 1 रेडियन पर सेकेंड। और ये कितने टाइम में हुआ, ये हुआ 2 पाई सेकेंड में। यहाँ तक क्लियर, वेरी गुड। आपको पूछा है पावर रेटिंग बताओ, मतलब पावर कितना है बताओ। अब जिनको पावर का फॉर्मूला नहीं पता या एंगुलर में नहीं पता, ऐसा भी हो सकता है ना कि एंगुलर में नहीं पता लेकिन लीनियर में पता है। पावर क्या होता है पता है, पावर मतलब क्या, व्हाट इज पावर, पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क पर यूनिट टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। तो पावर का जनरल फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, होता है ना ऐसा, वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी, क्या होता है, वेलोसिटी। तो पावर क्या आ गया, फोर्स इंटू वेलोसिटी, लेकिन वो लीनियर मोशन में। एंगुलर मोशन में फोर्स के यहाँ पे लिखते हो टॉर्क और वेलोसिटी के यहाँ पे लिखते हो ओमेगा। तो मैंने इसलिए बोला हर चीज पता होना जरूरी नहीं होता है, कभी कभी हम लोगों को बेसिक्स पता है तो बहुत है। तो पावर क्या है, पावर क्या है, टॉर्क इंटू ओमेगा। ये ओमेगा फाइनल वाला ओमेगा होता है, बराबर। अब टॉर्क भी तो नहीं पता ना, दिया है टॉर्क कहीं पे नहीं, लेकिन तुमको याद है कि टॉर्क हमने आई अल्फा ऐसा डिराइव किया था, ओके। तो पावर क्या आ गया, टॉर्क इंटू ओमेगा। टॉर्क क्या है, आई अल्फा, तो आई अल्फा ओमेगा, ये बन गया फॉर्मूला। अब तुम्हारे पास आई है, तुम्हारे पास ओमेगा है, फाइनल ओमेगा, लेकिन अल्फा है क्या, नहीं। तो अभी अल्फा फाइंड करेंगे, कर लेंगे, अभी सॉल्यूशन में कर लेंगे वो। तो हमको पावर चाहिए था, पावर था आई अल्फा ओमेगा, लेकिन तुमको याद होगा अल्फा मतलब एक्सीलरेशन, ये होता है ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टाइम। तो अल्फा आ गया, ओमेगा फाइनल था 2 पाई, इनिशियल था 0, टाइम भी था 2 पाई, 2 पाई और 2 पाई कैंसल, तो क्या आ गया 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी आपके पास अल्फा की वैल्यू है, आई की वैल्यू है, ओमेगा की वैल्यू है, तो पावर मिल जाएगा। पावर इज आई अल्फा ओमेगा, आई की वैल्यू 2 है, अल्फा की वैल्यू 1 है और ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2 पाई। तो 2 इंटू 2 पाई 4 पाई, और 4 पाई होता है 12.56, तो 12.56 वैट ये आ गया पावर रेटिंग। और आंसर देखोगे तो यही है 12.56 वैट पावर रेटिंग, हो गया, डन, खत्म। 19 बाकी है। तो विल स्टार्ट विथ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ऑफ द टेक्स्ट बुक नाउ। क्वेश्चन नंबर 19, a metallic ring of mass 1 kilogram has moment of inertia 1 kilogram meter square when rotating about one of its diameter। तो रिंग है वो अपने डायमीटर के अबाउट रोटेट हो रहा है, और मैंने आज भी बताया और मैंने पहले भी बताया था, रिंग या डिस्क का डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है IC/2 और रिंग का IC होता है mr²। तो डायमीटर के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया mr²/2। गुड। इट इज मोल्टन, मतलब वो रिंग को हमने पिघला दिया, एंड रीमोल्डेड इनटू अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क। तो उसको मेल्ट करके उसको
पिघला के वापस से डिस्क बना दिया, लेकिन वो डिस्क का रेडियस सेम है, जितना रिंग का था उतना डिस्क का है। हाउ मच विल इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा व्हेन रोटेटेड अबाउट इट्स ओन एक्सिस। वेरी गुड। तो दो केसेस बनेंगे। केस वन मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कुछ दिया है नहीं हमको। तो केस वन में रिंग है, केस वन में हमारे पास एक रिंग है, रिंग। तो ये आ गया रिंग, ओके। तो रिंग है और रिंग रोटेट हो रहा है अबाउट डायामीटर, है ना। आपको अभी मैंने बताया रिंग का अबाउट डायामीटर ये होता है IC/2 और रिंग का IC होता है mr²। तो mr²/2, इसको मैंने बोल दिया I1, इसको नाम दे देंगे I1। अभी ऐसा बोला है कि इसको अभी तुमने मेल्ट कर दिया और मेल्ट करके इसको डिस्क का शेप दे दिया, लेकिन वो जो डिस्क है उसका रेडियस क्या है, सेम है, रेडियस सेम है। तो ऐसा बन गया, ये केस 2 हो गया, केस 2 हो गया ये। लेकिन जो डिस्क है इसको तुम रोटेट करवा रहे हो अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ये था अबाउट डायामीटर, वो है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, रेडियस इज r। तो I2, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट इट्स ओन एक्सिस, mr²/2। तो mr²/2। I1 कितना था, mr²/2। I2 भी कितना आया, mr²/2। इसका मतलब I1 और I2 क्या है, सेम है। तो I2 इक्वल टू I1, लेकिन I1 की वैल्यू कितनी थी, 1। तो इसका भी कितना आएगा, 1। मतलब तुमने रिंग को डिस्क बना दिया, से तुमने एक्सिस चेंज किया। ये अबाउट डायमीटर था, वो अबाउट इट्स ओन एक्सिस है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सेम है। तो सॉल्व करना ही नहीं है, खत्म हो गया क्वेश्चन, डन। मास सेम रहेगा ना। मेरे पास अगर रिंग है, 2 किलो का रिंग है, उसको मेल्ट करके मैंने डिस्क बना दिया तो 2 किलो ही रहेगा ना, 4 तो नहीं हो जाएगा। हो गया। चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अ बिग डंबल is prepared by using a uniform rod of mass 60 gram and length 20 centimeter. Two identical solid spheres of mass 50 gram and radius 10 centimeter each are at the two ends of the rod. Calculate moment of inertia of the dumbbell when rotated about an axis passing through its center and perpendicular to the length. अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसलिए अच्छे से ध्यान दो। आंसर शायद मैच नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत जगह पे इसके आंसर गलत दिए हुए हैं। पहले बोला क्या है वो समझ लो। एक बड़ा सा डंबल बनाया हमने यूजिंग अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 60 ग्राम एंड लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं ये एक डंबल का रॉड है, करेक्ट, गुड। इसका मास दिया हुआ है आपको 60 ग्राम और लेंथ है 20 सेंटीमीटर का। टू आइडेंटिकल सॉलिड स्पीयर्स, दो आइडेंटिकल मतलब सेम साइज के सेम मास के सॉलिड स्पीयर, दोनों का मास 50 ग्राम है, रेडियस 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, वेरी गुड। ये कितना था, 20। इसका रेडियस कितना बोला है, 10, मतलब बहुत ही बड़ा हो गया वो, ठीक है, इतना तो आ जाएगा। अब
यहाँ पे हमने दो आइडेंटिकल स्पीयर्स लगा दिए टू एंड्स पे। अब क्यों अलग अलग बुक्स में अलग अलग आंसर, उसका रीज़न है क्योंकि इन्होंने मेंशन नहीं किया, इन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो सॉलिड स्पीयर है उसका सेंटर रॉड के एंड पे है या फिर वो ऐसा है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा करोगे तो आंसर अलग आएगा, ऐसा रखोगे तो आंसर अलग आएगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं ना, हम इसको ऐसा रखते हैं, एक यहाँ पे और एक दूसरे एंड पे, बराबर। तो ऐसा बड़ा सा डंबल बना लिया, ठीक। अब तुम इस डंबल को रोटेट करवा रहे हो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ, मतलब आप इसको इसके अबाउट रोटेट करवा रहे हो, सेंटर के अबाउट, बराबर। गुड। आपको पूछा है सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये टोटल लेंथ कितना था रॉड का 20, तो ये कितना हो गया 10 और ये कितना हो गया 10, और ये जो स्पीयर है इसका रेडियस कितना है 10, तो ये 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। अभी याद रखना ये काम के वैल्यूज है हमारे, ये सारे के सारे रेडियस 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर, ये काम के हैं, बहुत काम के हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा है बराबर। अब जब ये डंबल रोटेट होगा तो रॉड रोटेट होगा और ये जो स्पीयर है ये भी रोटेट होंगे। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीनों से आएगा। अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है सिस्टम का, तो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्पीयर 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्पीयर 2। करेक्ट, सही है। लेकिन दोनों सॉलिड स्पीयर आइडेंटिकल है, मास और रेडियस सेम है, तो दोनों का इनर्शिया भी सेम है। तो इसके लिए हम लोग इसको ऐसा लिख लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट स्पीयर प्लस सेकेंड स्पीयर लिखने की जगह पे मैं इसको ऐसा लिख लूंगा 2 टाइम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्पीयर। 2 टाइम्स क्यों, एक यहां से आ रहा है और एक यहां से आ रहा है, बराबर है। गुड गुड, पक्का पक्का, ओके। अब जो रॉड का केस है ना, रॉड रोटेट हो रहा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ। याद है हमने देखा था ये थ्योरी में, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ। फॉर्मूला क्या था, ml²/12। कितना था, ml²/12। तो फॉर्मूला पता नहीं होगा तो कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन। तो मास ऑफ रॉड लेंथ ऑफ रॉड का स्क्वायर डिवाइड बाय 12। हमने देखा था ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम में अप्लाई किया था इसको, ml²/12। व्हाट इज मास ऑफ रॉड, मास ऑफ रॉड कितना है 60 ग्राम, 60 ग्राम होता है कितना 0.06 किलोग्राम, नहीं तो 60 × 10⁻³ ऐसा लिख सकते हो। लेंथ ऑफ रॉड का लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर तो 20 × 10⁻² अपॉन 12। अब देखो ऐसा है ना, ये 10⁻² है, 20 मतलब 2 × 10, 60 मतलब 6 × 10, कैंसल कैंसल और कैंसल हो गया, ये 12 और ये कैंसल, तो कितना बचा 10⁻³ 10⁻³ किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये आ गया रॉड का। अब स्पीयर का कैसे कैलकुलेट करोगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। स्पीयर का कैसे कैलकुलेट करोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्पीयर। देखो सॉलिड स्पीयर अगर अबाउट दिस एक्सिस रोटेट हो रहा होता तो क्या आता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्पीयर अबाउट इट्स डायमीटर 2/5 mr²। कितना 2/5 mr², वेरी गुड। लेकिन पूरा सिस्टम किसके अबाउट रोटेट हो रहा है, सेंटर का एक्सिस, इसके अबाउट हो रहा है क्या, नहीं। तो ये एक्सिस और ये एक्सिस क्या है, पैरेलल है, तो कौन सा थ्योरम लगाओगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वेरी गुड, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे, सही है, सही बात है। 10 सेंटीमीटर क्या था रेडियस,
तो इस एक्सिस से इस एक्सिस तक का डिस्टेंस कितना है? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, क्योंकि ये 10 और ये भी 10 है ना। तो ये r है 10, ये भी 10 है, तो मैं इसको भी तो r बोल सकता हूँ ना, डिस्टेंस सेम होने की वजह से। तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 2r या फिर 20 सेंटीमीटर। आपको 20 लिखना है, आप 20 लिख लो, कोई बात नहीं है, चलता है, कोई इशू नहीं है। बराबर, करेक्ट। तो सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr² प्लस mh²। सॉलिड स्फीयर अगर डायामीटर के अबाउट रोटेट हो रहा होता तो 2/5 mr² लिखते, लेकिन सिस्टम रोटेट हो रहा है अबाउट दिस एक्सिस। ये एक्सिस और ये एक्सिस क्या है? पैरेलल है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। तो ये 2/5 mr² है, उसमें ये mh² ऐड करना पड़ेगा, जो मैंने कर दिया। तो ध्यान दो, नहीं समझेगा बाद में, ये फिजिक्स है। 2/5 m। अभी इधर भी गड़बड़ होती है, यहाँ पे ये जो मासेस है ना, मासेस ये स्फीयर के है, क्योंकि तुम स्फीयर का निकाल रहे हो। स्फीयर का मास कितना है? 50 ग्राम। कितना है? तो मैं आपको सजेशन दूं, वैल्यू अब मत डालो, बाद में देखते हैं। 2/5 mr² प्लस mh। मैंने इसलिए बोला था कि h की वैल्यू 2r लिखोगे तो बहुत अच्छा होगा, सिंपल हो जाएगा। h की वैल्यू 2r लिखोगे ना, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे तुम इक्वेशन सिंपल कर पाओगे अब। तो ये हो जाएगा 2/5 mr² प्लस 2 का स्क्वायर कितना? 4 mr²। ठीक है, 22/5 mr²। हो गया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, चलेगा। एक सॉलिड स्फीयर का 22/5 mr², मास है 50 × 10⁻³ रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो 10 × 10⁻², इसका क्या करेंगे? स्क्वायर, क्योंकि रेडियस का क्या है? स्क्वायर है। 1 जा 10 जा, 22 × 10⁻², ये 10 × 10⁻², 10⁻1 उसका भी स्क्वायर, तो 10⁻²। तो 22 × 10⁻⁴ किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये आ गया सॉलिड स्फीयर का एक का। अब जब तुम पूरे सिस्टम का फाइंड करोगे तो उसमें रॉड था और उसमें 2 सॉलिड स्फीयर थे और दोनों सेम एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहे थे, तो इसलिए कर लिया हमने 2 टाइम्स। ये हमने फाइंड किया, कितना आया? 10⁻³ प्लस 2 टाइम्स ऑफ सॉलिड स्फीयर का कितना आ गया? 22 × 10⁻⁴। तो ये आ जाएगा 10⁻³ प्लस 44 × 10⁻⁴। इसको ऐसा लिखो क्या? 4.4 × 10⁻³ लिख सकते हैं क्या हम लोग? यस। तो 10⁻³ कॉमन निकाल सकते हैं क्या? यस। तो 1 + 4.4, तो कितना हो गया? 5.4 × 10⁻³ किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये आ गया पूरे सिस्टम का आंसर। चेक करो। आया? कितना है? हाँ 24 बराबर। मैंने इसलिए बोला कि केयरफुल रहना पड़ेगा आपको, मैं बताता हूँ क्यों। चलो ध्यान दो, अभी देखो, और वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, हमने किलोग्राम मीटर स्क्वायर में निकाला उनका ग्राम। चलो मैं ग्राम में कन्वर्ट कर देता हूँ, फिर देखते हैं। तो 5.4 × 10⁻³ किलोग्राम मतलब कितना ग्राम? मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर? 100। तो 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा ना ये। और सेंटीमीटर का स्क्वायर करना है, क्या करना है? स्क्वायर। क्या करना है? स्क्वायर। तो याद रखना, ये गलती छोटी छोटी हो सकती है, तो ऐसा कर लो पहले। ये और ये हो गया आंसर। तो 5.4 × 10⁻⁴ मतलब कितना? 54,000। यहाँ तक क्लियर? गुड। इनका कितना आया है? ओके। गलती कहाँ की होगी? सोचो, थिंक। पहले हम लोग हमारा कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, फिर उनकी गलती ढूंढते हैं। ये बराबर था, सही है। ml²/12 सही है ना? m की वैल्यू 60 ग्राम और l²। तो तुमने देखा गलती कहाँ की? हमने स्क्वायर किया क्या? यहाँ पे किया स्क्वायर। l का स्क्वायर किया क्या हमने? नहीं। तो हमारी गलती भी है, उनकी भी गलती है, दोनों बता रहा हूँ मैं, सिर्फ हमारी गलती नहीं है।
बता दो, दोनों की गलती है, बता देता हूं मैं। तो इसको ऐसा रखो, इसका क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, तो यहाँ पे एक करेक्शन आएगा, बराबर। तो क्या करेक्शन आएगा देख लो, ये आ गया 6 इंटू 10⁻⁻², ये 2 इंटू 10⁻⁻1 उसका स्क्वायर 4 इंटू 10⁻², 2 इंटू 10⁻⁻1 4 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 12। ऊपर 24 है, नीचे 12 है, तो 2 इंटू 10⁻⁻4, ये हमारी गलती थी, बराबर। कुछ चीज़ें मैं जानबूझ के करता हूँ, मुझे पता था कि यहाँ पे गलती हुई है और यहाँ पे होती है एग्जाम में, तो अब भी से ध्यान दो, ये हो गया। अब देखो 2 इंटू 10⁻⁻4, तो यहाँ पे हम लोग करेक्शन कर लेंगे, 2 इंटू 10⁻⁻4। अब इसमें से डायरेक्टली 10⁻⁻4 कॉमन निकाल लेना, इसमें से डायरेक्टली 10⁻⁻4 कॉमन निकाल लो, दोनों में से क्या आया, 10⁻⁻4 कॉमन निकालो ना, क्या आया, 2 और 44, 2 और 44 तो कितना है, 46 इंटू 10⁻⁻4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इसको ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर करोगे ना, तो ये आ जाएगा 46,000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा ही आएगा कन्वर्ट करने के बाद। फिर भी आंसर मैच नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, मैं बता रहा हूं उनकी गलती कहां हुई होगी। 2 हटा दो, अब देखो आंसर क्या आता है, 24 आ गया ना, 24, तो 24 लिखा है ना वहां पे, 24,000। मतलब वो जो टेक्स्ट बुक है उन्होंने क्या किया, वो दूसरे को भूल गए, एक ही स्क्वायर का निकाल लिया, 2 थे ना, दूसरे को भूल गए, बराबर। हाँ, तो हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है, 46,000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो अभी हमारे 2 क्वेश्चंस बाकी रह गए, हम लोग वो कल फटाफट कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग CET का चालू कर देंगे। तो अभी आज के लिए रुकना पड़ेगा।